नमस्कार, मैं हूं रितु और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विस्फोट। आज विस्फोट में हम हाजिर हैं दुनिया में जंग के मैदान की हर अहम हलचल के साथ। दिखाएंगे हर वो तस्वीर उन तमाम वॉर फ्रंट से जहां इस वक्त बारूद सुलग रहा है। खास तौर पर अमेरिका ईरान को लेकर किस तरीके के हालात बने हुए हैं और इस वक्त विस्फोट को लेकर आपको जानकारी दे दे। विस्फोट में इस खास बुलेटिन में उन वॉर फ्रंट्स को लेकर डिटेल्ड रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे, जिसमें टॉप पर ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच हर वो हलचल होगी। साथ ही साथ अन्य जो जंगी मैदान है वहां पर किस तरीके की हलचल है उससे भी आपको रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं वो टॉप स्टोरीज कौन सी है। वो टॉप स्टोरीज जिसमें स्टोरी नंबर 1 मिडिल ईस्ट में और अमेरिका के बीच जो इस वक्त तस्वीर देखने को मिल रही है। अमेरिका और इजराइल के बीच तनावपूर्ण शांति छाई हुई है। ट्रंप को चीन से उम्मीद थी कि वो तनाव कम करने और समझौता कराने में कुछ मदद करेगा, लेकिन बीजिंग यात्रा से भी ट्रंप को कुछ हासिल होता नहीं दिख रहा है। उधर अमेरिकी सेना एक बार फिर से जंग की तैयारियों में जुटती दिख रही है। उधर ईरान समझौते के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग की चिंगारी भड़क सकती है, जो पूरी दुनिया के लिए परेशानी की एक बड़ी वजह बन सकती है। बात स्टोरी नंबर 2 की करेंगे, जहां अमेरिका की रणनीति क्या उसी के लिए भारी पड़ गई है और ताइवान पर क्या यू टर्न डोनाल्ड ट्रंप को लेना पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग के दौरे पर पहुंचे। वहां ईरान और ताइवान समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। उम्मीद थी, चर्चा हुई भी, ट्रंप को लग रहा था कि ईरान के मुद्दे पर चीन ट्रंप का साथ देगा, लेकिन इस मामले में ट्रंप को सफलता नहीं मिली। उल्टे हालात ऐसे हो गए कि ताइवान के मुद्दे पर ट्रंप बैकफुट पर आ गए। ट्रंप के बयानों में ऐसा लगने लगा कि अमेरिका अब ताइवान का साथ छोड़ सकता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जिनपिंग को ट्रंप के इस दौरे से काफी कुछ हासिल होता दिख रहा है। बात स्टोरी नंबर 3 की करेंगे, जिसमें डिटेल्ड रिपोर्ट देंगे कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, सीजफायर बड़े सवालों के घेरे में है। सीजफायर लेकिन फायर अभी जारी है, बैक टू बैक हमले हो रहे हैं। लेबनान और इजराइल की बात करें तो इनके बीच सीजफायर जारी है और अब खबर है कि दोनों ही पक्ष इसे और आगे बढ़ाने के लिए राजी हो गए। लेकिन इस बीच हिजबुल्ला और इजरायली सेना के एक दूसरे पर हमले जारी है। दरअसल ईरान लेबनान के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा कर उसे बफर जोन बनाना चाहता है। वो हिजबुल्ला के आतंकियों को लिटानी नदी के उत्तरी इलाके में रखना चाहता है। हालांकि इस बीच सवाल ये कि क्या लेबनान और इजराइल के बीच सीजफायर टिक पाएगा, इस बारे में आज हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सफर की और आपको दिखाते हैं तमाम स्टोरीज। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, चीन दौरे से लौटने पर ट्रंप का बयान सामने आया। चीन से बेहतरीन सौदे किए गए हैं और शानदार व्यापारिक समझौते हुए हैं। चीन का दौरा ऐतिहासिक पल था, हिस्टोरिकल था। यह बयान डोनाल्ड ट्रंप का इस बीच सामने आया है और बाकायदे इसमें कहा गया है कि यह दौरा शानदार रहा है। व्यापारिक लहजे से भी कई बड़े समझौते हुए हैं, चीन से बेहतरीन सौदे किए गए हैं। अब आपको बता दें, चीन से दौरे के बाद लौटने के बाद ट्रंप इशारों में ये बात कहते हुए नजर आए कि ये सक्सेसफुल विजिट था चीन का। चीन से बेहतरीन सौदे किए गए हैं, साथ ही शानदार व्यापारिक समझौते, जिसके नतीजे ये रहेंगे कि चीन और अमेरिका साथ साथ चलकर साझेदार कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए ऐतिहासिक इस दौरे के बाद आगे बढ़ते रहेंगे। दोनों ही देश आगे प्रगति करेंगे और तमाम मुद्दों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिन पर आवाज उठनी चाहिए उसे आगे भी बेकसर जो कहा जाए, जो इस वक्त स्थिति नजर आ रही है वो तमाम तस्वीर देखने को जो मिल रही है उसे और ज्यादा सुधारने पर काम कर पाएंगे। अब ये तमाम तस्वीरें चीन के दौरे को लेकर ट्रंप का बयान सामने आना, ये तमाम तस्वीरें अहम तो है, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी खबर और आ जाती है। ईरान के तेल कारोबार से जुड़ी खबर। ईरान के खार्ग द्वीप के पास तेल फैला हुआ बताया जा रहा है। करीब 80,000 बैरल तेल समंदर में फैलने की खबर है। तेल फैलने से पर्यावरण प्रदूषण की आशंका भी बढ़ गई है। तकरीबन 80,000 बैरल तेल समंदर में फैलने की खबर है। तेल फैलने से पर्यावरण प्रदूषण की आशंका तेज हो चुकी है। जल्दी से तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं। तस्वीरें जो सामने आ रही है, आप देखिए यहाँ इसके बाद किस तरीके से
प्रदूषण का जो बड़ा जो खतरा है, पोल्यूशन का जो बड़ा खतरा है, वो जताया जा रहा है। तस्वीर आप देखेंगे तो आपको तेल बिखरा हुआ नजर आ रहा होगा, पूरी तरीके से फैला हुआ नजर आ रहा होगा। और ये सब हो रहा है जिसमें बड़े प्रश्न यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। जो समझौता हुआ ईरान के तेल कारोबार को लेकर के जो तस्वीर दिखाई गई, ईरान के खार्ग द्वीप की तस्वीर है, यहाँ ये तेल फैलता हुआ नजर आया, जिसके बाद तस्वीरें अपने आप में बेहद अहम हो जाती है। 80,000 बैरल तेल समंदर में फैल गया। और अब ये दो ब्रेकिंग्स आपके सामने जो है, एक तरफ आप देखिए चीन का ऐतिहासिक दौरा, डोनाल्ड ट्रंप उसे बता रहे थे जहां वो पहुंचे और तमाम मुद्दों को लेकर चीन के साथ वार्ता हुई, चाहे होर्मुज को लेकर हो, चाहे व्यापारिक संबंध को लेकर के हो, या आगे बढ़ने वाली जो स्थिति है, चाहे ताइवान हो। तल्ख तेवर शी जिनपिंग के सामने आए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसके बावजूद भी इस दौरे को, इस विजिट को सक्सेसफुल बता रहे हैं। दूसरी तरफ ये तस्वीर जहां तेल फैलने से पर्यावरण प्रदूषण का जो संकेत मिला, और ये हो रहा है खार्ग द्वीप पर, वही खार्ग द्वीप जो कि आर्थिक तौर पर रीढ़ गई जाती है। सबसे बड़ा कूट भंडार तेल का यहीं पर ही है। और इस तेल भंडार के बीच, इन तमाम दावों के बीच ये खबर आना कि खार्ग द्वीप पर समंदर के पास ये तेल फैल गया है, यानी इसके पीछे भी क्या कोई तिगड़ी है, कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से ये हुआ है। और इन सब के बीच पर्यावरण को लेकर इस वक्त कहा जाए तो प्रदूषण बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है। तेल फैलने से पर्यावरण का खतरा मंडरा रहा है। साथ ही आपको बता दें, एनवायरमेंट को लेकर पोल्यूशन के उन तमाम पैरामीटर्स पर काम करते हुए इसे भी अब कार्रवाई की जद में लाया जा रहा है। बहरहाल आपको बता दें, होर्मुज को लेकर, खार्ग द्वीप को लेकर के इस वक्त जो हालात बने हुए, ईरान अपना दावा लगातार ठोक रहा है वहां होर्मुज को लेकर। इस बीच एक बड़ी खबर बहरीन के लिए, बहरीन के मनामा में यूएस बेस पर अटैक की तस्वीरें सामने आई हैं। अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर हमले की तस्वीरें, ईरान के मिसाइल अटैक से नेवल बेस तबाह हुआ है। 28 फरवरी को बहरीन में हमला किया गया था और इसके बीच अब ये नेवल बेस पर अटैक, इसकी बाकायदे तस्वीरें सामने आई है। बहरीन के मनामा में यूएस बेस पर अटैक हुआ है। अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर हमले की तस्वीर और ईरान के मिसाइल अटैक से नेवल बेस यहां का तबाह हो गया है। 28 फरवरी को बहरीन में यह हमला किया गया था और ये बेस पूरी तरीके से अब मिट्टी में मिल चुका है। तबाही के मंजर, उनके निशान यहाँ पर नजर आ रहे थे। 28 फरवरी ही वो तारीख थी जब बहरीन में ये घातक हमला किया गया था और अभी अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर हमले की तस्वीरें बाकायदे सामने आ गई हैं। और हमले की तस्वीर देखने के बाद आंकलन किया जा सकता है, इस बात को लेकर एनालिसिस किया जा सकता है कि कितनी भीषण तबाही रही होगी। बहरीन में मनामा में यूएस बेस पर अटैक की तस्वीर सामने आई। अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर हमले की ये पिक्चर्स है, ये विजुअल्स है। एक और बड़ी खबर, सीएनएन की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। अगले हफ्ते ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है। बड़े हमले की तैयारी में इस वक्त इजराइल और अमेरिका और ज्वाइंट फोर्स के तहत ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जा सकता है। अगले हफ्ते ईरान पर एक दफा फिर से विध्वंसक हमला हो सकता है। बड़े हमले की तैयारी में इजराइल और अमेरिका दोनों ही इस वक्त नजर आ रहे हैं। अंदर खाने इस बात को लेकर चर्चाएं तेज की, क्या ये बड़ा हमला इस दफा अगर हुआ तो ये रीएस्केलेट कर देगा और विश्व युद्ध की जो एक तरह से तस्वीर है, जो सायरन बज रहा है विश्व युद्ध का, वो क्या तस्वीर धरातल पर उतरती हुई नजर आएगी। क्योंकि एक तरफ शांति वार्ता इस वक्त बड़े सवालों के घेरे में है, वो कहीं ना कहीं ऐसा विषय बन चुका है जिस पर चर्चाएं की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ हर ओर विध्वंस की वो चिंगारी नजर आ रही है। अमेरिका लगातार धमका रहा है, इजराइल लगातार साथ दे रहा है अमेरिका का। इस तस्वीर के बीच ईरान जो है लगातार इजराइल अमेरिका ओरिएंटेड अटैक्स का सामना कर रहा है। अब ये दो बड़ी ब्रेकिंग्स आप देखिए, एक तरफ बहरीन जिसमें लगातार अब तस्वीरें सामने आ रही है, यूएस बेस पर अटैक की तस्वीरें बाकायदे, और ये अटैक 28 फेब को जब किया गया उस दौरान किस तरीके की तबाही, किस तरीके का मंजर और तबाही के निशान कैसे नजर आए, अब छन छन कर तस्वीरें बहरीन से सामने आई है। मनामा में ये नेवल बेस था और वहां पर ये हमला हुआ। फिलहाल मिडिल ईस्ट में छोटी मोटी हिंसा के साथ
शांति छाई है, लेकिन इस दौरान समझौते की कोशिशें कामयाब होती नहीं दिख रही हैं। राष्ट्रपति ट्रंप बीजिंग की यात्रा से लौट आए हैं, लेकिन ईरान के मुद्दे पर कोई कामयाबी मिलती दिखाई नहीं दे रही है और अब हालात ऐसे दिख रहे हैं कि खामोशी अब किसी बड़ी तबाही का इशारा भी दे रही है। कैसी तबाही, दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट में। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ जंग का आगाज तो कर दिया, लेकिन अब वो जंग में बुरी तरीके से फंसे दिख रहे हैं। अमेरिका की अरबों के संसाधन तबाह हो गए, उस पर मित्र देशों का भरोसा टूटा। खाड़ी देश भी उसका साथ छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप घरेलू स्तर पर भी घिरते दिख रहे हैं। ईरान के साथ युद्ध में ट्रंप ऐसे फंसे कि वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहे। ट्रंप को चीन से उम्मीद थी कि वो क्षेत्र में शांति स्थापित करने में मदद करेगा, लेकिन उन्हें चीन की यात्रा से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने चीन दौरे पर जिनपिंग से ईरान को लेकर बहुत उम्मीदें थी। हालांकि इस उम्मीद पर वो खाली हाथ लौटी। इसके बाद अब खाड़ी में युद्ध की आशंका बढ़ गई है। अमेरिका ने ईरान पर हमले की तैयारियां तेज कर दी है। खबर है कि सैन्य मूवमेंट बढ़ गई है। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर होता है, क्षेत्र में शांति छाई है, लेकिन ये शांति महाजंग की आहट दे रही है, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच समझौता होता नहीं दिख रहा है। अमेरिका ने प्रस्ताव भेजा, जिसे ईरान ने रिजेक्ट कर दिया और ईरान के जवाब को ट्रंप ने नकार दिया। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ट्रंप जल्द ही जंग को लेकर चौंकाने वाला फैसला कर सकते हैं। आशंका जताई जा रही है कि इस बार बेहिसाब तबाही हो सकती है। ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। वो हॉर्मूज पर पूरा नियंत्रण चाहता है और संवर्धित यूरेनियम पर भी उसने अमेरिका को कोई भरोसा नहीं दिया। इस बीच अमेरिकी सेना की मूवमेंट काफी बढ़ गई है। खबरों के मुताबिक अल फुजैरा के पास अमेरिकी एयरफोर्स की भारी मूवमेंट दिखी। अमेरिकी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग विमान की उड़ानें ट्रैक की गई। ये मूवमेंट खाड़ी के ऊपर दर्ज की गई। पश्चिम एशिया में अमेरिकी F-16 की सीक्रेट उड़ान के बारे में भी जानकारी मिली। ईरान के करीब अमेरिकी मरीन का बड़ा सैन्य अभ्यास भी हुआ। अमेरिकी कमांडो सी हॉक हेलीकॉप्टर से उतरे। वहीं ईरान के खिलाफ अमेरिकी नाकेबंदी में भी 20 से ज्यादा अमेरिकी वॉरशिप लगे हुए हैं। इस बीच इजरायली मीडिया लगातार दोबारा जंग शुरू होने का दावा कर रही है। खबरों के मुताबिक सेंटकॉम और IDF के बीच हाई लेवल बैठक हुई। रिपोर्ट है कि अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन विंडो जल्द खुल सकता है। इस बीच इजरायली रक्षा मंत्री ने ईरान को युद्ध की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है, जरूरत पड़ी तो ईरान के खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी। उधर ईरान की ओर से अमेरिका को फिर चेतावनी दी गई है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची का कहना है कि अगर दोबारा हमला हुआ तो अमेरिका और इजराइल की हार निश्चित है, जबकि ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने भी अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि जंग की सनक अमेरिका पर भारी पड़ेगी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था युद्ध का बोझ नहीं उठा पाएगी। यानी ये साफ है कि तनाव कम तो नहीं हुआ, उल्टे बारूद कब फट जाए, खाड़ी के देश युद्ध में कब उलझ जाए, कहा नहीं जा सकता। और अब आइए आपको बताते हैं कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ कौन कौन सी तैयारी कर रखी है। जल्दी से उसकी डिटेल रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। अल फुजैरा के पास यूएस एयरफोर्स की मूवमेंट देखी गई। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग विमान की उड़ान ट्रैक की गई और साथ ही पश्चिम एशिया में यूएस के F-16 सीक्रेट उड़ान ट्रैक करते हुए देखे गए। ईरान के करीब यूएस मरीन का बड़ा सैन्य अभ्यास, मिलिट्री एक्सरसाइज यहां पर देखने को मिली। सी हॉक हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो यहां अमेरिकी कमांडोज उतारे गए। हॉर्मूज की नाकेबंदी में 20 से ज्यादा वॉरशिप्स लगाए गए। सेंटकॉम और IDF के बीच हाई लेवल मीटिंग हुई। साथ ही आपको बता दें, इस तैयारी के बाद अमेरिका ने जंग को एक नया प्रारूप देने की कोशिश की। एक और अमेरिका जंग की तैयारी कर रहा है तो वही दूसरी तरफ
ईरान ने अमेरिका और इजराइल को कड़ी चेतावनी दे डाली है। ईरान की अमेरिका और इजराइल को चेतावनी ये है और सीधे तौर पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान इस बीच सामने आया। पिछले जंग से दुश्मनों ने कुछ भी नहीं सीखा, दोबारा हमला हुआ तो यूएस इजराइल की हार निश्चित है। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ की अमेरिका को धमकी भी इस बीच। धमकी ये कि अमेरिका पर जंग की सनक भारी पड़ेगी, युद्ध का बोझ यूएस इकोनॉमी बिल्कुल उठा नहीं पाएगी। अब गालिबाफ का यह स्टेटमेंट और ये धमकी भरा अंदाज सीधे उजागर करता है कि ईरान आगे किस मंसूबे के तहत बढ़ रहा है, वो झुकने के लिए तैयार नहीं। और एक बड़ी खबर इसी को लेकर, ईरान के हमलों पर यूएई का जवाब सामने आया है। हमलों के लिए ईरान के तर्क मंजूर नहीं है, हमें जवाब देने का अधिकार है। और बाकायदे यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से क्लियर इंडिकेशन, ईरान के हमलों पर यूएई का ये जवाब है। हमलों के लिए ईरान के तर्क बिल्कुल मंजूर नहीं किए जाएंगे। जो यहाँ एक्सप्लेनेशन ईरान दे रहा है वो एक्सप्लेनेशन एक्सेप्टेड नहीं है। हमें जवाब देने का पूरा अधिकार है। अगर यूएई पर ये हमले होते रहे, एक दफा फिर अगर ऐसा अटैक हुआ तो यूएई मजबूरन अटैक करेगा और जवाब भी इसका देगा। अब ये बड़ी खबर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि बीते दिनों चाहे भारत की बात करें या ईरान की बात करें, ये दोनों ही देशों से कनेक्टेड है। पहली तो इसमें तस्वीर ऐसी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे पर कल पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने भी यूएई पर हुए हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के हमलों पर अब इसके बाद यूएई का जवाब सामने आया। हमलों के लिए ईरान के जो तर्क है, जो एक्सप्लेनेशन इसके पीछे ईरान दे रहा है, वो कतई यहाँ पर फैक्चुअल नहीं है, पूरी तरीके से बेबुनियाद है, उसे मंजूर नहीं किया जाएगा। एक बड़ी खबर और, चीन के लौटते ही ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। चीन से वापस आते ही चीनी कंपनियों से प्रतिबंध हट सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तिगड़ी और पूरी इसको लेकर स्क्रिप्ट रेडी कर रखी है। जाने से पहले प्रतिबंध लगाया और आने के बाद प्रतिबंध हटाने पर बात। ईरान से तेल खरीदने वाली कंपनियों को राहत दे सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब ये दो बड़ी ब्रेकिंग्स अगर आप देखेंगे, एक तरफ यूएई रेडी है, यूएई की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि उन्हें जवाब देने का अधिकार है। अगर हमला होता है तो उसका रेपरकशन ईरान को झेलना पड़ेगा। अभी चीजें प्रूवन नहीं है, हमला हुआ कहां से ये प्रूवन नहीं है, लेकिन जैसे ही गुत्थी सुलझेगी इसका जवाब भी दिया जाएगा। दूसरी ओर चीन जब गए थे डोनाल्ड ट्रंप, उससे पहले प्रतिबंध लगाए, तमाम चीनी कंपनियों को बैन कर दिया गया। लेकिन इसके बाद दौरा होता है, दौरे के दौरान जमकर तारीफ की जाती है शी की, और उसके बाद वापस आने के बाद उन कंपनियों पर से प्रतिबंध हटाने के लिए बड़ा रिएक्शन देते हैं और तेल खरीदने वाली कंपनियों को राहत भी देने के इंडिकेशंस देते हैं। यानी अब ये पूरी तरीके से एक ऐसी कूटनीति की ओर अग्रसर डोनाल्ड ट्रंप हो रहे हैं जिसमें अब साम दाम दंड भेद, डबल क्रॉस करना, साइकोलॉजिकल तौर पर वॉरफेयर खेलना, हाइब्रिड वॉरफेयर मोड को एक्टिवेट करना, इन तमाम चीजों को एक साथ एक तस्वीर देने का जो ये रुख है डोनाल्ड ट्रंप का, ये नजर आ रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान विवाद में परमाणु प्रोग्राम एक अहम मुद्दा है। अमेरिका और इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकना चाहते हैं। लगातार अमेरिका अपने समझौते के मसौदे में ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर प्रतिबंध की बात करता रहा, लेकिन ईरान इससे अपना अधिकार शुरू से बता रहा है और उस पर समझौता करने को तैयार भी नहीं दिख रहा है, शर्तें नहीं मान रहा है। लेकिन इस वक्त तस्वीर क्या बनी हुई है और क्यों डोनाल्ड ट्रंप अपनी शर्तों पर ईरान को मनवाना चाहते हैं, देखिए। ईरान का परमाणु प्रोग्राम, ईरान उसे अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अहम बताता है, तो वहीं अमेरिका और इजराइल का दावा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिशों में लगा है। अमेरिका और इजराइल ईरान को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनने नहीं देना चाहते।
पिछले साल भी दोनों ने मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की थी और इस बार अमेरिका और इजराइल के निशाने पर मुख्य रूप से ईरान के परमाणु ठिकाने ही है। अमेरिका चाहता है कि ईरान के परमाणु हथियार पर प्रतिबंध लगाने में चीन मदद करे। बीजिंग की यात्रा से लौटते ही ट्रंप ने दावा किया कि शी जिनपिंग भी मानते हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन चाहता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट हमेशा खुला रहे ताकि दुनिया में तेल और व्यापार की सप्लाई प्रभावित न हो। ट्रंप के मुताबिक शी जिनपिंग ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बहुत सख्त राय रखी। उन्होंने कहा कि चीनी राष्ट्रपति ने साफ कहा कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलने चाहिए। ट्रंप का दावा है कि दोनों देशों की इस मुद्दे पर अच्छी समझ बनी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि अमेरिका फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान इस रास्ते को बंद करने की कोशिश करता है तो अमेरिका उस पर दबाव बढ़ा सकता है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई और नाकेबंदी की वजह से ईरान पिछले 2.5 हफ्तों से सैन्य कारोबार नहीं कर पा रहा, जिससे ईरान को रोजाना करीब $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। हालांकि इस संबंध में अभी तक चीन की ओर से कुछ भी साफ तौर पर नहीं किया गया। और ये भी सभी दावे केवल राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अगर चीन ईरान के परमाणु हथियार के खिलाफ है तो जंग की कोई जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। तो रिपोर्ट आपने देखी और इस वक्त जो हालात मिडिल ईस्ट में बनते हुए नजर आ रहे हैं, विध्वंस की ओर आगे अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि ईरान के पास परमाणु हथियार हो। वो लगातार इजराइल के साथ मिलकर ईरान के परमाणु प्रोग्राम को रोकने की कोशिशों में लगा रहता है। अमेरिका को उम्मीद है, ये वो संभावना मान रहा है कि चीन ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए मदद का भरोसा देगा, साथ देगा इस मसले पर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आइए आपको बताते हैं कि ट्रंप ने क्या दावा किया है और कैसी उम्मीदें डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से, शी जिनपिंग से इस वक्त की हैं। ईरान के परमाणु हथियारों पर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा ये कि जिनपिंग नहीं चाहते कि ईरान के पास परमाणु हथियार हो। ईरान के परमाणु हथियारों पर यूएस चीन में अच्छी समझ है। साझेदार कदमों के साथ ईरान को रोका जा सकता है और वो उम्मीद भी जता रहे हैं कि किसी भी कीमत पर चीन भी ये नहीं चाहेगा कि ईरान आगे बढ़कर न्यूक्लियर तौर पर एक बड़ी शक्ति स्थापित हो। बीजिंग दौरे के दौरान ट्रंप को चीन से मदद मिलने की उम्मीद थी और अब खबर है कि चीन ने ईरान को धोखा दे दिया है, डबल क्रॉस कर दिया। आपको बताते हैं इस वक्त कैसे जानकारी मिल रही है, क्या कुछ डिटेल्स इसको लेकर सामने आ रही है और क्यों हम ये कह रहे हैं कि धोखा चीन ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। ईरान के दुश्मन ट्रंप का चीन में भव्य स्वागत हुआ, यानी कि सीधे तौर पर हॉर्मुज खुलवाने के लिए अमेरिका की मदद चीन तैयार है। इसके लिए ये दूसरा पॉइंट है इसमें, धोखे का कारण नंबर 2। अब तीसरा कारण ये कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका चीन की असहमति इस वक्त। लेकिन इसके अलावा गद्दार की जो परिभाषा हम दे रहे हैं, चौथा कारण हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि चीन ने ईरान को हथियार सप्लाई करने से किनारा कर लिया कि अब ये दोस्ती थोड़ी सुस्त पड़ जाएगी। पांचवा धोखा यह कि चीन अब ईरान से अमेरिका से तेल खरीदने को तैयार नहीं है। अमेरिका से लेगा पर अब ईरान से नहीं लेगा, यानी रोक के बाद आर्थिक तौर पर ईरान की रीढ़ टूट जाएगी। ये सीधे तौर पर इकोनॉमिक जो प्रहार है ये ईरान को बहुत महंगा पड़ेगा। 6th रीजन जानिए, अब चीन ने ईरान से दोस्ती के बजाय अमेरिका से बिजनेस डील को तवज्जो दिया है, यानी कि आप व्यापारिक जो संबंध है वो अमेरिका के साथ बढ़ाए हैं। ये नहीं कि हॉर्मुज खुलवाने के मसले पर आप बात करिए, लेकिन इसके अलावा आप शांति बनाए रखें। अब
स्ट्रेटेजी ये है, शी जिनपिंग चालबाजी ये चल रहे हैं कि इसी मसले को ध्यान में रखते हुए अमेरिका को और अमेरिका की नीतियों को, उन पॉलिसीज को, व्यापार के ढंग को पूरी तरीके से तोड़ दिया जाए। अब आइए आपको बताते हैं कि ट्रंप के दौरे में चीन ने क्या क्या इस वक्त हासिल किया है, चीन को क्या क्या मिला है, चीन के पास अब इसके बाद एडवांटेजेस क्या है। महाशक्ति अगर जिक्र किया जाए तो वैश्विक महाशक्ति G2 के रूप में मान्यता मिल गई है, अक्रेडिटेशन मिल गया है। अब इसके अलावा ग्लोबल वर्चस्व साझा करने पर भी दोनों सहमत है, यानी जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी अमेरिका चीन के बीच, अब वो वर्चस्व की लड़ाई शांत पड़ गई है। अमेरिका भी इस बाबत एग्री कर रहा है कि एक ही स्ट्रेटा के दोनों ही देश हैं। अमेरिका और चीन को बराबरी का दर्जा भी मिला है, यानी दोनों साथ साथ काम करने के लिए तैयार हो गए, जो कि बड़े सवालों के घेरे में कि क्या इसमें भी कोई डबल क्रॉस किया जाएगा। अमेरिकी टैरिफ में स्थिरता की उम्मीद मिली है। टैरिफ वॉर हमने देखी थी, जिस दौरान चीन को बड़ा प्रहार करते हुए टैरिफ के लिए मजबूर किया गया, टैरिफ बड़े बड़े लगाए गए, भारी भरकम आंकड़ा पेश किया गया, लेकिन इसके बाद अब टैरिफ के तौर पर भी बड़ी यहां कहा जाए मदद अमेरिका देना चाहता है। नई व्यापारिक मंच, अमेरिकी निवेश का मौका। आप देखिए डेलीगेशन में किस तरीके से बिजनेस के बैकग्राउंड से कितने लोग गए थे, एलन मस्क खुद गए थे। अब ये बिजनेस डील्स के जरिए क्या व्यापारिक मंच पर और वैश्विक तौर पर ये आगे दोनों देश बढ़ेंगे। तकनीक और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में, इस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी दोनों साझेदार कदमों के साथ अमेरिका की नीड्स और चाइना की नीड्स दोनों को मीटअप करने के लिए साथ आ गए। अब ताइवान का मुद्दा आता है, और ताइवान का मुद्दा सबसे गंभीर, सबसे क्रूशियल, क्योंकि ताइवान मुद्दे पर अब भी बात अटकी हुई है। अटकी इसलिए हुई है कि चीन की तरफ से बहुत क्लियर संदेश, बहुत क्लियर मैसेज कि ताइवान के मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं, ताइवान का मुद्दा स्टेबल रहना चाहिए। नहीं रहा, एक भी गलती और इसके बाद इंस्टेबिलिटी आप देखेंगे, कन्फ्लिक्ट आप देखेंगे। एक बड़ी खबर, इजराइल के लेबनान पर भीषण हमले जारी है। एक हफ्ते में 440 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक की खबर है। हिजबुल्लाह की बात करें तो 220 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराने के दावे किए गए। खबर इस बाबत आई, IDF की ओर से हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम पर हमले की खबर है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह को लेकर हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम को टारगेट किया गया और इस वक्त 220 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। यानी कि इजराइल अपने मंसूबों को किसी भी कीमत पर फुलफिल करना चाहता है। इजराइल के लेबनान पर भीषण हमले जारी है। एक ही हफ्ते के भीतर 440 से ज्यादा ठिकानों पर, स्टेशंस पर, उन इस तस्वीर को दिखाया जाए, प्लेटफॉर्म्स पर अटैक किए गए जहां हिजबुल्लाह का जुड़ाव है। हिजबुल्लाह के 220 से ज्यादा आतंकी इस बीच मारे गए इस अटैक्स में, इसका शिकार हुए, और IDF की ओर से हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम पूरी तरीके से बारूद की ढेर में तब्दील हो गए। इस बीच एक और बड़ी खबर, चीन से लौटते ही ताइवान मुद्दे पर ट्रंप का यू टर्न। ट्रंप ने ताइवान का साथ छोड़ने के संकेत दिए। अब लीजिए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बड़ा सवाल बन गया है, जिसके तहत ग्लोबल पुलिसिंग डोनाल्ड ट्रंप क्या करते थे। उन्होंने चिप इंडस्ट्री चुराई है। डोनाल्ड ट्रंप अब लीजिए अपने बयानों को भी पलटते हुए नजर आए और ताइवान से साथ का जो एक तरह से हाथ था, वो हाथ भी अब पीछे खींचते हुए नजर आ रहा है। उन्होंने चिप इंडस्ट्री चुराई है। ताइवान को लेकर के किस तरीके से प्रतिक्रिया डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, जल्दी से आपको सुनवाते हैं कि ताइवान का साथ कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने चीन दौरे के बाद छोड़ा है। You know, if you look at the history of Taiwan, Taiwan was developed because we had presidents that didn't know what the hell they were doing. Because if they would have put tariffs on chips coming in, they would have never left. Everything was about Intel, and everything was about our chip companies. They stole our chip industry. So I've said that for years. I said, you know, for years they stole our chip. If we would have had one of our presidents just say, we're going to put 100% chip. You can leave, you can build in Taiwan, but you sell it back into the United States. We're going to put 100% or 200% tariff. चर्चाएं तो उस नर्म रवैये को लेकर की जा रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने जो नर्म रवैया चीन दौरे के दौरान रखा, लेकिन अब इस बयान को, स्टेटमेंट को आप सुनेंगे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी पुराने प्रेसिडेंट्स को लेकर, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को लेकर उन्होंने जो कहा कि
कि उन्हें मालूम ही नहीं था, जानकारी ही नहीं थी कि चिप्स को चुरा लिया है, चिप्स की इंडस्ट्रीज को कोलैप्स कर दिया है। अब सीधे तौर पर इस तस्वीर को दिखाना, यू टर्न लेना, स्टेटमेंट्स बदलना इस वक्त किस तरीके से पूरे जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा बवंडर लाने वाला है। ये दो बड़ी ब्रेकिंग्स आप देखेंगे। एक तरफ हिजबुल्लाह को लीजिए, जो प्रॉक्सी इस वक्त ईरान का, और उस पर आईडीएफ लगातार मार कर रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए अमेरिका के प्रयास भी कम नहीं है। अमेरिका सीधे सीधे 1-on-1 ईरान के साथ लड़ने की बजाय अब दूसरी महाशक्तियों की ओर डोरे डाल रहा है। अब चीन की बात करें तो चीन को भी इस बीच लाया गया इसी बाबत के लिए कि अगर चीन सहयोग छोड़ेगा, प्रॉक्सी युद्ध में ना कूदेगा तो ईरान की कमर टूट सकती है। और इसी मुद्दे में ताइवान का मुद्दा सबसे अहम हो जाता है। चीनी दौरे के बाद ताइवान को लेकर जो स्टेटमेंट दिया गया कि ताइवान की रेजीम ने चिप्स इंडस्ट्रीज को चुरा लिया, पूरी तरीके से इसको लेकर जो फैक्चुअल डेटा है वो भी स्पाई किया गया। अब ट्रंप को ये बात कहना क्यों जरूरी पड़ गया? क्या ये मजबूरी का नतीजा था या फिर आगे आने वाले बड़े चाल के रूप में इसे लिया जाए? इस डिप्लोमेसी, इस कूटनीति के मायने क्या है? क्या चीन इस चालबाजी को समझ पाएगा? और इस डबल क्रॉस गेम में कौन सिकंदर बनकर उभरेगा? क्योंकि चीन का साथ अगर ट्रंप को मिलता है, इस बीच शी जिनपिंग अगर डोनाल्ड ट्रंप के तमाम शर्तों को मान लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ताइवान के केस में ही बहुत बड़ी तस्वीर नहीं, बल्कि हॉर्मूज का जो पेंच है वो भी कहीं ना कहीं बड़े विध्वंस की ओर आगे बढ़ेगा, क्योंकि सीधे हॉर्मूज खुलवाने के लिए दोनों ही प्रेशर बनाएंगे। और इस वक्त ताइवान का केस जो अधर में लटका हुआ है, बड़े सवालों के घेरे में है, और बड़ा दावा जिसपे चीन इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा है, वो मसला भी अब ट्रंप के हाथ से फिसल जाएगा। ट्रंप को चीन के दौरे से क्या कुछ हासिल हुआ, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अब तक हर मुद्दे पर ट्रंप एक तरफा ऐलान करते दिखे, जिसमें वो चीन की तारीफ करते दिखे। यही नहीं, वो ताइवान जैसे अहम मुद्दे पर, इस क्रूशल टॉपिक पर चीन के आगे सरेंडर मोड में नजर आए। कैसे और क्या ये सरेंडर मोड है, ये डिप्लोमेसी स्टंट है? दिखाते हैं आपको। शी जिनपिंग के साथ हाई प्रोफाइल मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के बदले सुरों ने ताइवान की सुरक्षा पर बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। चीन यात्रा से लौटते ही ट्रंप ने ताइवान को हथियारों की बिक्री पर न सिर्फ ब्रेक लगा दिया, बल्कि ये तक कह डाला कि अमेरिका को अपने घर से 9,500 मील दूर किसी नए युद्ध की जरूरत नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप के एक बयान ने पूरी दुनिया के कूटनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। वो ताइवान के मुद्दे पर चीन की धमकी के आगे नतमस्तक होते दिख रहे हैं, या यूं कहे कि चीन को खुली छूट देते दिखे। ट्रंप ने साफ संकेत दिए कि वो फिलहाल ताइवान की आजादी का समर्थन करने या उसे हथियारों की सप्लाई तेज करने के मूड में नहीं है। जिनपिंग के साथ हुई लंबी बातचीत के बाद ट्रंप के बयान चीन के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है, जबकि ताइवान के लिए किसी भूकंप के झटके से कम नहीं। ट्रंप प्रशासन ने पहले ताइवान को हथियारों की बिक्री को मंजूरी दी, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति खुद इस पर ब्रेक लगाते दिख रहे हैं। पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी हथियारों की बिक्री पर कोई फैसला नहीं किया, लेकिन इस बारे में अभी विचार करेंगे। उधर चीन शुरू से ही इस सौदे का कड़ा विरोध कर रहा है। बीजिंग में बैठक के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान को लेकर अपना कड़ा रुख दोहराया। उन्होंने साफ कहा कि चीन ताइवान की स्वतंत्रता का कट्टर विरोधी है और इसे मेनलैंड चाइना के साथ जोड़ने के लिए वो ताकत का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेगा। या यूं कह ले कि चीन ने अमेरिका को अप्रत्यक्ष रूप से जंग की धमकी दे डाली। खबरों के मुताबिक जब जिनपिंग ताइवान पर अपनी रेड लाइन खींच रहे थे, तब ट्रंप ने इस पर कोई विरोध नहीं किया। ट्रंप ने खुद स्वीकार किया कि उन्होंने जिनपिंग की बात सुनी, लेकिन कोई टिप्पणी नहीं की। जानकार मानते हैं कि ट्रंप फिलहाल चीन के साथ ट्रेड और ईरान जैसे मुद्दों पर सहयोग चाहते हैं, इसलिए वो ताइवान को लेकर जिनपिंग को नाराज नहीं करना चाहते। दरअसल ताइवान खुद को एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश मानता है, जिसकी अपनी सेना, मुद्रा और सरकार है। हालांकि चीन उसे अपना ही हिस्सा मानता है। वन चाइना पॉलिसी के तहत अमेरिका आधिकारिक रूप से बीजिंग को ही मान्यता देता है, लेकिन औपचारिक रूप से ताइवान का सबसे बड़ा मददगार रहा है।
अब ट्रंप के ताज़ा बयान से ये लगने लगा है कि अमेरिका ताइवान की सुरक्षा की अपनी गारंटी से पीछे हट सकता है, खासकर तब जब ट्रंप पहले से कह चुके हैं कि ताइवान को अपनी सुरक्षा के लिए खुद पैसे खर्च करने चाहिए। उधर ताइवान के अधिकारियों ने ट्रंप के रुख पर सीधी सधी हुई प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि समिट के नतीजों में कुछ भी हैरान करने वाला नहीं है। हालांकि उन्होंने चीन से अपील की है कि वो आइलैंड के चारों ओर सैन्य दबाव बनाना बंद करे, जिसे ताइपे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। ताइवान की चिप इंडस्ट्री बेहद महत्वपूर्ण है। ताइवान की इकोनॉमी ही चिप और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के निर्माण पर टिकी हुई है। अब आइए आपको बताते हैं कि ताइवान के चिप इंडस्ट्री को लेकर क्या डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है और कैसे अगर ये इंडस्ट्री कोलैप्स होती है तो आगे ताइवान भी धराशायी हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर, मोबाइल समेत सभी सिस्टम्स के लिए चिप जरूरी होते हैं और यही चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग जो है ताइवान में सबसे ज्यादा होती है। ताइवान में बनती है दुनिया की 90% एडवांस्ड चिप। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC है। बड़ी चिप निर्माता एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट समेत कई बड़ी कंपनियों के लिए ये चिप इंडस्ट्री बहुत अहम है। चिप के बिना थम सकता है यूएस का टेक इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्री हो, डिफेंस हो या AI हो, चिप पर सभी निर्भर करते हैं और चिप इंडस्ट्री अगर कोलैप्स होती है तो सिर्फ ताइवान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा ये साबित होगा। अब आइए आपको बता दें कि चीन ने ताइवान को किस कदर घेर रखा है और कैसे उस चक्रव्यूह में फंसा दिया है। पहली लेयर 50 से 150 किलोमीटर तक घेरा हुआ है ताइवान। साथ ही आगे ताइवान स्ट्रेट में हर समय नजर रखी जा रही है, निगरानी है और चीन की निगाहें चीन की बनी हुई है। एक गलती और पूरा रेजिम उसका, पूरी सरकार, पूरी सत्ता, पूरा ग्राउंड ताइवान का चीन को समर्पित। कोस्ट गार्ड हो, मैरीटाइम मिलिशिया तैनात किए गए हैं। इसके अलावा दूसरी लेयर में 150 से 500 किलोमीटर तक घेर दिया है। अभी तो फर्स्ट लेयर की बात हम कर रहे थे, अब सेकंड लेयर में देखिए 150 to 500 और हवाई और मिसाइल कवच भी पूरी तरीके से तैयार है। सिर्फ और सिर्फ जमीन पर नहीं, मिसाइल्स पूरी तरीके से यहां पर अलर्ट मोड पर, सिर्फ एक बटन दबाने की देर और ताइवान को कोलैप्स करने के लिए, खत्म करने के लिए और ताइवान पर पूरी तरीके से अपना कब्जा करने के लिए चीन इस वक्त बेकरार है। J-20 फाइटर जेट हो, S-400 डिफेंस सिस्टम हो, ये पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर काम कर रहे हैं। इस दूसरी लेयर में एक अहम हिस्सा ताइवान के एयर स्पेस का आ जाता है, जो कि सख्त निगरानी रख रहा है। इस वक्त इस निगरानी की इंपॉर्टेंस इस तरीके से समझिए कि एक हलचल ताइवान की तरफ से चाइना उसका फायदा ले सकता है। और थर्ड लेयर की बात अब करते हैं, 500 से 1000 किलोमीटर तक घेर दिया ताइवान को, यानी कि डिफरेंट लेयर्स में इसे घेर करके इंश्योर किया गया है कि किसी भी कीमत पर कोई एज ताइवान ना ले पाए। एक बड़ी खबर, सीज फायर के बावजूद इजराइल के हमले जारी है। लेबनान में इजराइल का बड़ा अटैक हुआ है। हमले में 11 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। इस वक्त आपको बता दें, लेबनान में इजराइल ने ये बड़ा अटैक, बड़ा हमला किया है। 11 लोगों की मौत की खबर इस बीच मिल रही है। साथ ही सीज फायर के बावजूद इजराइल के हमले लगातार जारी है। तस्वीरें अब आप देखिए, ये सीज फायर के बाद की दशा है और ये दिखाने के लिए, बताने के लिए और दुनिया को समझाने के लिए काफी है कि सीज फायर नामक चीज एग्जिस्ट भी कर रही है। इसके लिए बड़ा प्रश्न होगा। अब देखिए, धुआं ही धुआं, आग की चपेट में ये पूरा इलाका आपको नजर आ रहा होगा। गाड़ियां, एम्बुलेंसेस तमाम लगी हुई है, लेकिन इस बीच ये पूरी इमारत को कैसे टारगेट किया गया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि हिजबुल्लाह की यहाँ एक्टिवनेस, उसकी मूवमेंट ट्रेस की गई हो। अब ये तस्वीर दिखाना और इसे बताना, समझाना इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रॉक्सी, एलाय वॉर और इस बीच सीज फायर, तीनों ही अगर देखें एक पेपर पर आप इसे ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन ये तस्वीर आप सिर्फ और सिर्फ काले धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा होगा। सीज फायर के बावजूद भी यहाँ अटैक किया गया और लेबनान में इजराइल का ये बड़ा अटैक इस इलाके पर करना ये स्पष्ट करता है कि आगे आने वाले विध्वंस की पटकथा इस सीज फायर की वजह ना बन जाए। सीज फायर हुआ, लेकिन इजराइल अभी भी थमा नहीं है, रुका नहीं है। बैक टू बैक, खास तौर पर दक्षिणी लेबनान में दहलाता हुआ हमलों से इस वक्त नजर आ रहा है।
एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ रही है। सबसे बड़ी इस वक्त की खबर, जहां इजराइल लेबनान के बीच सीज फायर बढ़ा दिया गया। ये वही सीज फायर जिसको लेकर बात हम कर रहे थे। 45 दिन के लिए सीज फायर की जो अवधि है उसकी मियाद बढ़ा दी गई। अमेरिका में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। अब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो फैसले हैं वो फैसले अमेरिका से लिए जा रहे हैं। लेबनान के बीच और इजराइल के बीच किस तरीके की हरकत होगी, इसका फैसला अमेरिका में लिया जा रहा है। ये दो बड़ी खबर इस वक्त सुर्खियों में इसलिए क्योंकि एक तरफ सीज फायर की मियाद 45 दिन तक बढ़ा दी जाती है, लेकिन उस सीज फायर का क्या, वो तो सिर्फ इस वक्त धरा का धरा माना जाएगा, सिर्फ कागजी शब्द महज माने जाएंगे, क्योंकि दूसरी तरफ हमले जारी है। 11 लोगों की मौत की खबर आना, दक्षिणी लेबनान को दहलाना और सीज फायर के बावजूद भी इजराइल के हमले सामने आना, ये अपने आप में पुष्ट करता है इस खबर को कि आगे सीज फायर की मियाद चाहे आप बढ़ा दीजिए या सीज फायर करवा करके जो टेम्पररी तस्वीर है आगे से परमानेंट भी कर दीजिए, लेकिन ये अंत तक चलने वाली लड़ाई है और ये विध्वंस की वो कहानी है जो आगे विश्व युद्ध की आगे पूरी आधार को स्थापित करेगा। मिडिल ईस्ट में जंग का एक अहम मोर्चा लेबनान भी है, जहां एक और इजराइल की सेना है, दूसरी ओर ईरान के प्रॉक्सी संगठन प्रॉक्सी गुट हिजबुल्लाह है। कहने को तो इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर हो चुका है, लेकिन गोलीबारी और दोनों ओर से जो तस्वीर है वो इसी तरीके की सामने आ रही है। और अब एक बार फिर से दोनों ओर से सीज फायर की अवधि बढ़ाने पर सहमति बन गई है। सहमति बनने के बाद किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है, क्या इसके बाद भी हमले हो रहे हैं, देखिए। अमेरिका और ईरान के बीच जंग में लेबनान एक बेहद अहम मुद्दा रहा। इसकी अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद ईरान ने सीजफायर का ऐलान तब तक नहीं किया था जब तक इजराइल और लेबनान के बीच सीजफायर की घोषणा नहीं हुई। ईरान की मांग है कि सभी मोर्चों पर एक साथ हमले थम जाएं, यानी ईरान पर तो हमले रुके ही, लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी, यमन में हूती के ठिकानों पर भी हमले रुक जाएं। फिलहाल इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर हो चुका है। अमेरिका की वॉशिंगटन में बातचीत के एक और दौर के बाद इजराइल और लेबनान अपने युद्ध विराम को 45 दिनों के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक 2 दिन की बातचीत के बाद युद्ध विराम बढ़ाने पर सहमति बनी। अगले दौर की वार्ता 2 से 3 जून को होगी। इजराइल और लेबनान के बीच की युद्ध विराम की अवधि खत्म होने से पहले ही उसे आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक अमेरिका को उम्मीद है कि चर्चाएं दोनों देशों के बीच स्थायी शांति, एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की पूर्ण मान्यता और उनकी साझा सीमा पर वास्तविक सुरक्षा की स्थापना को बढ़ावा देगी। हालांकि युद्ध विराम जारी है, लेकिन इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के एक दूसरे पर हमले भी जारी है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 2 मार्च से अब तक इजरायली हमलों में कुल 2,951 लोग मारे गए। हालांकि शांति वार्ता के बीच ईरानी सरकारी मीडिया प्रेस टीवी के मुताबिक हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैन्य ठिकानों, सुरक्षा बलों और वाहनों को निशाना बनाते हुए 17 अभियान चलाए। ईरानी मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह के अभियानों में 8 ड्रोन हमले, 5 मिसाइल या रॉकेट हमले, 1 तोपखाना हमला और 1 गाइडेड मिसाइल अटैक शामिल थे। समाचार एजेंसी के अनुसार हिजबुल्लाह ने हमलों के दौरान 2 सैन्य वाहन, 2 मरकावा टैंक, 1 बख्तरबंद वाहन और 2 सैन्य बुलडोजर को निशाना बनाया। दावा किया गया कि हिजबुल्लाह की ओर से इजरायली सैनिकों पर फायरिंग की गई। खबरों के मुताबिक आईडीएफ ने गुरुवार को अपने आधिकारिक टेलीग्राम चैनल के जरिए कहा कि कुछ समय पहले दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ सैनिकों के क्षेत्र में पहचाने गए एक संदिग्ध हवाई लक्ष्य की ओर एक मिसाइल दागी गई। सेना का दावा है कि इस दौरान कोई सायरन नहीं बजा। फिलहाल लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर जारी है और आगे बढ़ाने पर सहमति भी बन गई है।
लेकिन देखना होगा कि क्या ये वास्तविक रूप से लागू हो पाएगा और क्या लेबनान में वास्तविक शांति आएगी। इजराइल और लेबनान के बीच सीजफायर बढ़ाने को लेकर इस ऐलान को लेकर के तस्वीर तो सामने रख दी गई है, ऐलान भी कर दिया गया है। ये अवधि इस हफ्ते ही खत्म होने वाली थी, लेकिन अब आइए आपको बताते हैं कि इजराइल और लेबनान के प्रतिनिधि सीजफायर प्लान की किन शर्तों पर राजी हुए थे। अब इसकी मियाद बढ़ा दी गई है। अब तस्वीर कैसी है? इजराइल लेबनान का सीजफायर प्लान, जिसमें इजराइल को अपनी सुरक्षा का अधिकार मिलने की जो तस्वीर है वो रखी गई। सुरक्षा का अधिकार के साथ साथ हमले होने या खतरा दिखने पर इजराइल जवाब दे सकता है। लेबनान में नागरिक या सैन्य ठिकाने पर हमला नहीं करेगा इजराइल, इस शर्त पर माने। देश में उग्रवादी संगठनों को रोकेगी लेबनान सरकार। हिजबुल्लाह हो या दूसरे गुट हो, इन्हें रोकने की जिम्मेदारी भी लेबनान के हाथों में। लेबनान पर जरूरत पड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ले सकता है लेबनान, और लेबनान की सेना साथ ही सुरक्षा एजेंसियां इंश्योर करेगी कि वहां संप्रभुता की रक्षा हो। बातचीत सफल होने पर आगे यह युद्ध विराम बढ़ाया भी जा सकता है। फिलहाल 45 दिन के लिए कर दिया गया है, लेकिन आने वाले समय में क्या यह सीजफायर एप्ट रहेगा, अप्रोप्रिएट रहेगा? अब आइए आपको बताते हैं मैप के जरिए कि क्या इजराइल का लेबनान को लेकर प्लान जो है वो पूरी तरीके से कारगर है। प्लान क्या है वो जानिए। सबसे पहले मैप के जरिए आपको समझाते हैं कि इस वक्त तस्वीर किस तरीके से नजर आ रही है। अब जरा देखिए इस बफर जोन को, पूरा लेबनान में ये बफर जोन है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर हमने इंडिकेट किया ये लेबनान का एरिया, लेकिन इस बीच वादी सलूकी हो, लितानी नदी हो, टायर्स हो, या इसके बीच खैम इलाका हो, ये तमाम इलाके जो है टारगेट किए जा चुके हैं। इजराइल के उत्तरी हिस्से में लेबनान मौजूद है, साथ ही एक और अगर कहा जाए गोलान हाइट्स है। इजराइल के दक्षिणी हिस्से के करीब गाजा है। आपको नीचे इजराइल नजर आ रहा होगा और ऊपर लेबनान है, और यहीं पर अटैक किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इजराइल रणनीति लेबनान में एक बफर जोन बनाने की है, यानी कि इजराइल बॉर्डर से लगे हुए लेबनान के इलाके पर कब्जा करके इस पूरे क्षेत्र पर अपना दावा ठोका जाना हो। ये पूरा इलाका जो इजराइल चाहता है कि अपने काबू में कर लिया जाए, ताकि इजराइल का उत्तरी हिस्सा इसे सुरक्षित माना जाए और उत्तरी हिस्सा सुरक्षित इसके जरिए भी हो सके। इजराइल का मुख्य मकसद हिजबुल्लाह को लितानी नदी के उत्तर की ओर ढकेलना है। ये देखिए लितानी नदी, और इसे अपने उत्तर इलाके के रूप में दिखाने का प्रयास इस वक्त इजराइल कर रहा है। योजना के मुताबिक सीमा से 5 से 10 किलोमीटर अंदर तक जोन बनाया जा सकता है। यहीं से इसे कट करते हुए आगे लेबनान की ओर आगे बढ़ा जा सकता है। इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह के आतंकियों को इजराइल के बॉर्डर से दूर कर दिया जा सके, और ये पूरा क्षेत्र जो है कॉन्कर करते हुए पूरा बफर जोन बनाने के साथ साथ इस पूरे प्लानिंग के तहत आगे इजराइल इसे पूरे ग्रेटर इजराइल के रूप में स्थापित करते हैं। लेकिन इजराइल के रहने वाले लोग जो हैं उन्हें दिक्कत होगी नहीं होगी, इसे इंश्योर करने के लिए कि उन्हें कोई परेशानियां ना हो, इसके बाबत भी यहाँ पर तमाम जो कदम है वो उठाए गए। ये मैप आपने देख लिया, बफर जोन आपने देख लिया। लेबनान में ये बफर जोन बनाने की जो एक तरह से प्रयास है, इसे एक ऑपरेशन के रूप में आप देखिए। ग्रेटर इजराइल का जो सपना इस वक्त इजराइल पाले हुए बैठा है, कई हिस्सों को कॉन्कर करना चाहता है और अपने पूरे तस्वीर को दुनिया को इस कदर दिखाना चाहता है कि इजराइल इज द न्यू बॉस ऑफ दिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब इजरायली सेना लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रही है। दावा किया जा रहा है कि ये स्थिति जो है हिजबुल्लाह के फेवर में जा सकती है, लेकिन हिजबुल्लाह और इजराइल की दुश्मनी कैसे है जल्दी से आपको बताते हैं। इजराइल के खिलाफ लेबनान में IRGC ने हिजबुल्लाह का समर्थन किया। अब इसके बाद इजराइल ने 1985 में हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ एक गुरिल्ला वॉर शुरू की, गुरिल्ला जंग, एसिमेट्रिक वॉर। 1996 में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने युद्ध शुरू किया और हिजबुल्लाह पर पूरी तरीके से अंकुश लगाने के लिए, फुल स्टॉप लगाने के लिए इसके बाद से बहुत बड़े और ओपन अंदाज में अपनी तस्वीर भी दिखाई है, एक्शन भी लिया है।
इजराइल सेना पर हमलों के विरोध में इजराइल की बड़ी कार्रवाई के रूप में इसे देखा गया और ये सब रिकॉर्ड्स में किसी भी चीज से इजराइल ने इनकार भी नहीं किया है। संयुक्त राष्ट्र के फैसले के मुताबिक इजराइल ने वापस सेना बुलाई और अब जुलाई 2006 की बात करते हैं। हिजबुल्लाह ने सीमा पार कर रहे इजराइल में जो लोग हैं उन पर हमला किया। सीमा पार कर ये हमले किए गए। हिजबुल्लाह के 2 जवानों का अपहरण और उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन ये तस्वीर तब बिगड़ती है जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग शुरू कर दी। जंगे मैदान में हिजबुल्लाह के खिलाफ हर वो ऑपरेशन, हर वो कदम विध्वंस की ओर आगे बढ़ता चला गया और आज 2026 में भी ये तस्वीर देखने को मिल रही है। करीब 5 हफ्ते में हिजबुल्लाह के कई अहम ठिकानों पर हमले किए गए। साथ ही अक्टूबर 2023 में हमास पर इजराइल के हमलों के दौरान हिजबुल्लाह ने विरोध किया, कड़े शब्दों में इसकी निंदा की। लेकिन हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना पर इसे बख्शा नहीं, गोलीबारी करते हुए जवाब दिया, काउंटर किया, कार्रवाई की। लेकिन साथ ही साथ इसे पूरी तस्वीर को दुनिया के सामने भी रखा। ईरान पर यूएस इजराइल के हमलों का हिजबुल्लाह ने विरोध किया। साथ ही साथ हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से इजराइल पर हमले शुरू कर दिए। हमले के बाद दक्षिणी लेबनान पर कब्जा करके बफर जोन बनाना इजराइल इस वक्त चाहता है, जो बफर जोन हमने अभी आपको दिखाया। अब साथ ही साथ ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि इजराइल और हिजबुल्लाह ये पुरानी दुश्मनी दक्षिणी लेबनान में खास तौर पर बहुत बड़ी विध्वंस की वजह बन रही है। और इस वजह के तहत ही हम जो तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, बड़े सवालों के घेरे में वो पहुंचती हुई नजर आ रही है। एक बड़ी खबर, इजराइल का हमास के खिलाफ बड़ा एक्शन। इजरायली सेना की गाजा में एयर स्ट्राइक और हमलों के बाद इमारत में भीषण आग लगती हुई नजर आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल का हमास के खिलाफ बड़ा एक्शन नजर आया। इजरायली सेना के गाजा में एयर स्ट्राइक और हमलों के बाद एक इमारत में भीषण आग लगती हुई नजर आई है। जल्दी से वो तस्वीरें भी आपके सामने रख देते हैं। ये तस्वीर आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से भीषण हमले किए गए और यहाँ पर इमारतों को कैसे टारगेट किया गया। इस बाबत की यहाँ पर ये एलाई वॉर जो चला रहे थे, जो आतंकी थे वो मौजूद थे। गाजा में एयर स्ट्राइक हमलों के बाद इमारत में भीषण आग लगती और इसके बाद आसमान में उठता हुआ ये धुआं आपको बता रहा होगा कि किस तरीके से विध्वंस की जो लीला है वो यहाँ पर शुरू की गई थी। और बड़े एक्शन के तहत इस पूरे इलाके को इजराइल ने टारगेट किया। ये हमास से जुड़ा हुआ इलाका बताया जाता है कि यहाँ पर बड़ी मूवमेंट हमास के आतंकियों की थी और इसी वजह से इस इलाके को टारगेट इजराइल ने किया है। ये धुआं जो उठ रहा है, ये सिर्फ धुआं इन इमारतों में नहीं उठ रहा है, ये हमास के आतंकियों के मंसूबे पर उठ रहा है। और ये सीधे तौर पर दिखा रहा है कि इजराइल जिस तरीके की तस्वीर दिखाना चाहता है, जो बताना चाहता है और जो जताना चाहता है, जिसमें आतंकियों पर पूर्णतः अंकुश लगाया जाए और उन मंसूबों को सामने रखा जाए, जिसमें दुनिया इन आतंकियों के, इन आतंक के जो है इर्द गिर्द बिल्कुल ना फंसे और इन पर पूरी तरीके से फुल स्टॉप लगाया जा सके। बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। इजराइल का हमास को बड़े नुकसान का दावा भी सामने आया। हमास के शीर्ष कमांडर को मार गिराने का दावा, इज़ालदीन अल हद्दाद को मार गिराने का दावा इस बीच किया गया है। और यहाँ ये दावा अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। इसमें दावा ऐसे वैसे किसी शख्स के लिए नहीं, हमास के शीर्ष कमांडर, टॉप कमांडर को मार गिराने का किया गया है। इज़ालदीन अल हद्दाद को मार गिराने का किया गया है और हमास के शीर्ष कमांडर, टॉप मोस्ट कमांडर को मार गिराने के दावे के साथ साथ सवाल इस बात को लेकर कि क्या इजराइल हमास को पूर्णतः हमास का सर्वनाश कर पाएगा और हमास के शीर्ष कमांडर की मौत के बाद क्या हमास की भी कमर टूटने वाली है। इज़ालदीन अल हद्दाद को मार गिराने के बाद इसकी तस्वीर कैसे बदलने वाली है और साथ ही साथ वो जो दावे किए जा रहे हैं, ये दो बड़ी ब्रेकिंग्स को देखने के बाद आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो आग सुलग रही है वो बहुत जल्दी ठंडी नहीं पड़ने वाली है। फिलहाल इसी के साथ यहाँ रुकेंगे कुछ पलों के लिए। विस्फोट में आज के लिए बस इतना ही। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।